गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने पिछले लेक्चर में आपको गैसियस साइकिल्स के बारे में बताया था। अब इसका सेकेंड पार्ट है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का, सेडिमेंट्री साइकिल्स। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेडिमेंट्री साइकिल्स क्या होती हैं? सेडिमेंट्री साइकिल्स जब हमारा सॉल्ट है वो अर्थ क्रस्ट में सेडिमेंटेशन के थ्रू वापस आता है और सेडिमेंट्स या रॉक में, चट्टानों में जमा हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स, तो उसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और रॉक्स के टूटने से, वेदरिंग होने से दोबारा से ये जो रॉक सॉल्ट्स हैं वो हमारी बायोजियोकेमिकल साइकिल में इनकॉर्पोरेट होते हैं। सो दिस इज़ नोन एज सेडिमेंट्री साइकिल. Plants and some animals take minerals in the form of mineral solution from their habitats. Mineral elements required by living organisms are obtained from inorganic sources. तो plants और animals कुछ minerals लेते हैं और कुछ minerals inorganic sources से आते हैं. इसी तरह से कुछ salts water cycle के through enter करते हैं. Movement of water, minerals move from soil to streams, lakes and ultimately to sea where they remain permanently. तो वाटर की गति के साथ ये जितने भी मिनरल्स और सॉल्ट्स हैं वो सॉइल से स्ट्रीम्स में आते हैं, लेक्स में आते हैं और फाइनली सी में जाकर वो जमा हो जाते हैं. इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की मृत्यु के बाद न्यूट्रिएंट्स सॉइल में आते हैं और वाटर के एक्शन के कारण और डिकम्पोजर्स के कारण, ट्रांसफॉर्मर्स के कारण मिट्टी में जमा होते हैं. तो ये सब मिलके पानी में या सॉइल में सेडिमेंट्स बनाते हैं. Green plants at one end and decomposers at other play important role in circulation of nutrient. So this is basically कि कैसे sediments deposit होते हैं. So this is first कि weathering से, surface transport से, नदियों झरनों के द्वारा समुद्र तल में. दूसरा टेक्टोनिक अपलिफ्ट, वेदरिंग से वापस ये साइकिल चलती रहती है. तो इस तरह से सेडिमेंटेशंस का डिपोजिशन होता है. फर्स्ट साइकिल इसमें है फॉस्फोरस साइकिल. फॉस्फोरस नेचर में फॉस्फेट आयन के रूप में पाया जाता है. नेचुरल सरफेस रन ऑफ अकर्स व्हेन इट इज लीच्ड फ्रॉम फॉस्फेट कंटेनिंग रॉक बाय वेदरिंग, thus सेंडिंग फॉस्फेट इनटू रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस. यानी जो रॉक जिनमें फॉस्फेट उपस्थित होता है उनकी लीचिंग और वेदरिंग से फॉस्फेट नदियों में, तालाबों में और समुद्र में आता है. ये रॉक भी ओरिजिनेट सबसे पहले ओशन से या समुद्र से हुआ होगा. However, volcanic ash, aerosols and mineral dust may also be phosphate resources, significant phosphate sources. Phosphate is also exchanged between phosphate dissolved in ocean and marine organisms. Phosphorus is a component of nucleic acid found in DNA, RNA, ATP, NADP and phospholipid of living organisms. ये तो हम सब जानते हैं. DNA, RNA, NADP, ATP में भी phosphorus पाया जाता है. हमारा phosphorus बायोस्फीयर में ज़्यादा नहीं पाया जाता. It is present in the bulk amount in rock deposits, marine segments and guanos, that is excrete materials from seabirds. Seabirds का जो excretory waste होता है उसमें guano के रूप में phosphorus उपस्थित होती है. And जैसा मैंने पहले बताया, released from these deposits by weathering process. So this is the phosphorus cycle. Terrestrial food web से, streams, lakes से dissolved, ये soil में dissolve होकर यहाँ जमा होती है. एरोसोल से भी कुछ फॉस्फोरस आती है सेडिमेंटेशन में. ओशन के सेडिमेंट्स में आपको मैंने पहले बताया था कि जो मरीन एनिमल्स हैं उनके एक्सक्रीटा एज वेल एज उनकी डेथ के बाद डिकम्पोजिशन से ओशन में सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं, वो भी चट्टान का रूप लेते हैं. और इस तरह से ये साइकिल में, और फर्टिलाइजर्स की लीचिंग और रनिंग ऑफ से भी मिट्टी में एज वेल एज ओशन में फॉस्फोरस के सेडिमेंट्स जमा होते हैं और ये इस तरह से एक साइकिल निरंतर चलती रहती है. आफ्टर इट सर्कुलेट्स इन लिथोस्फीयर एज वेल एज हाइड्रोस्फीयर, प्रोड्यूसर्स एब्जॉर्ब फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयंस. इट इज़ ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन. डेथ के बाद डिकम्पोजर्स से फॉस्फोरस रिलीज बैक होकर हाइड्रोस्फीयर में आती है और फॉस्फोरस साइकिल में आती है. फॉस्फोरस मिनरल एलिमेंट्स के साथ ओशंस में सेटल होती है सेडिमेंट्स के रूप में. Major proportion of phosphate is lost to the cycle by physical process such as sedimentation and leaching. Biological processes such as formation of teeth and bones also keep phosphorus locked up for some time. यानी कुछ phosphorus हमारी हड्डियों में, दांतों में और संचित रहती है या स्टोर्ड रहती है.
सो दिस इज़ द फॉस्फोरस साइकिल। गुआनो मैंने आपको बताया था, फिश के एक्सक्रीटरी वे से फॉस्फोरस रिलीज होती है। यहाँ पर आप देखें एनिमल्स के डेथ से, डिट्राइट से, डिकम्पोजर से सेडिमेंट्स बनते हैं। प्लांट्स में बर्ड्स के गुआनो से प्लांट्स फॉस्फोरस ऑब्जॉर्व करते हैं। प्लांट्स एनिमल्स के बोन्स और टीथ में, रॉक्स में माइनिंग से फॉस्फोरस रिलीज होती है। और ये सारे सेडिमेंट्स यहाँ से प्लांट्स में जाते हैं, यहाँ से प्लांट्स में और एनिमल्स में जाते हैं, और वाटर के जो ओशन सेडिमेंट है उसमें से भी फॉस्फोरस प्लांट्स को जाती है। तो इस तरह से कंटिन्यूस साइकिल मेंटेन रहती है। नेक्स्ट साइकिल इज सल्फर साइकिल। Sulfur cycle occurs in the form of SO2. Sulfur occurs in the atmosphere in the form of SO2 and H2S. SO2 gas is formed during combustion of fossil fuels or as a result of decomposition. H2S or hydrogen sulfide gas is released in the atmosphere from waterlogged soils, continental layers, lakes and springs. The organic and inorganic sulfur and SO2 are formed through oxidation of H2S in the atmosphere. A small amount of sulfur occurs in dissolved state in rainwater and through rains it reaches earth's surface. So this is sulfur cycle. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऑर्गेनिक सल्फर इन द फॉर्म ऑफ मिनरल सल्फर से रिसाइकिल होती है। SO2 सॉल्यूशन लीचिंग के द्वारा मिट्टी में मिलता है। SO2 सॉल्यूशन से भी मिनरल सल्फर बनती है, और फर्टिलाइजर्स से भी H2S रिलीज होती है। इन द फॉर्म ऑफ रेन्स SO4 और SO2 आती है, और इस तरह से ये एक साइकिल चलती है। दूसरी साइकिल ये दिखा रहा है आपको, जिसमें आपको दोनों तरह की साइकिल्स दिख रही हैं, सेडिमेंट्री एज वेल एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स। सो हियर यू कैन सी द सल्फर साइकिल। सेडिमेंट्स SO4 के सेडिमेंट्स इरोजन से बायोस्फीयर में आते हैं SO2 के फॉर्म में, और वेस्ट वाटर रन ऑफ से ओशंस में। और उल्टा उधर देखें तो सेडिमेंट्स वॉल्केनिक रिलीज से एटमॉस्फेरिक SO2 रिलीज होती है, जो डिपोजिशन से सरफेस में आती है। तो ये एक तरह की साइकिल इस तरह से चलती है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स which need organic form of sulfur as amino acids and cysteine. Most of organisms take sulfur as inorganic sulfates. Most of the biologically incorporated sulfur is produced in the soil by aerobic breakdown of proteins, bacteria and fungi. Under aerobic conditions, sulfur may be reduced directly to H2S or H2SO2. Thiooxidation by green and purple photosynthetic bacteria. Green bacteria are able to oxidize sulfide to elementary sulfur. Purple bacteria carry oxidation to sulfate stage. In ecosystems, sulfur is transferred from autotrophs to animals, then to decomposers, and finally it returns to the environment through the decay of dead organic remains. Sulfur cycling involves precipitation of sulfur in presence of iron in aerobic conditions. Sulfides of iron, copper, zinc, cadmium, cobalt are insoluble in neutral and alkaline water, and consequently sulfur is bound to limit the amount of these elements. Thus, sulfur cycle affords an excellent example of interaction and complex biochemical regulation between the different mineral cycles. So, in conclusion, we can conclude that the study of biogeochemical cycles in the ecosystem makes it clear that abiotic components of ecosystem are transferred into biotic structures through metabolic processes and locked up in the biomass for some time depending on the return state. मतलब बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के कारण कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स बायोटिक कंपोनेंट में बदलते हैं, और कुछ टाइम के लिए मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में या बायोमास में संचित या लॉक्ड रहते हैं। छोटे प्लांट्स में या लोअर प्लांट्स में सॉफ्ट टिश्यूज रिटर्न रेट इज क्विकर देन इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स. Nutrient cycle is not a closed circuit within an ecosystem. Materials held up in the biomass are released to the environment by decomposing activities. Nutrients are continuously being imported as well as carried out of the ecosystem. मतलब आवाजाही बनी रहती है, न्यूट्रिएंट्स आते भी रहते हैं और बाहर इकोसिस्टम में जाते भी हैं. Small quantities of nutrients are carried to the forest by rains. Gain of nutrients to the ecosystem from precipitation, extraneous material and mineral weather conditions is balanced by losses.
Water draining away from forest carries with it more mineral matter than applied through precipitation. Considerable quantities of nutrients in the forest are locked up in the trees and humus layer. When trees and vegetations are removed, sufficient amount of nutrients are removed. Intensive forestry and agriculture on some soils may reduce the nutrient reserves to such an extent that soils become infertile. Ecosystem can remain productive only if the nutrients withdrawn are balanced by an inflow of or replacement. Thank you.